बहुत बधाई, बहुत बढ़िया फिल्म बनी, मजा आ गया। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी फिल्म कांस में जाने वाली है और उसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। जब फिल्म ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म पे, वर्ल्ड वाले प्लेटफॉर्म पे जाती हैं, तब क्या मन में चलता है? आपके लिए पहला मौका भी नहीं है, आपकी बहुत फिल्में गई हैं, तो इस समय मुझे तो याद नहीं है कोई फिल्म गई हो, और अगर भूले भटके चली भी गई हो तो ये पहला मौका होगा शायद कि हमारे प्रोड्यूसर हमें ले जा रहे हैं। मैटर ऑफ फैक्ट ये बात है। तो यूजुअली जो फिल्म स्टार्स हैं वो प्रोड्यूसर के बुलावे के ऊपर कान जाते हैं। वो कान्स नहीं है, कान है। हाँ, वो फ्रेंच भाषा में कान है, ठीक है जी। वो नीस जो शहर है, नीस विलेज शहर है, और एक साइड अगर हम देखें तो शायद मोनाको मोंटे कार्लो पड़ता है। फिर हम आगे उसके निकल जाते हैं तो वेंटिमिग्लिया और जेनोवा प्रिंसिपैचिया पड़ता है। तो फिर हम स्विट्ज़रलैंड ग्रेनोबल से आगे निकल जाते हैं, एवियन भी शायद बीच में पड़ता है। तो कान है उसका नाम। तो ये पहला मौका है कि हमारे प्रोड्यूसर्स ने मुझे इस लायक समझा कि मुझे कान ले जाया जाए। लेकिन इससे पहले मैं 2 बार कान जा चुका हूं अपने पैसों के ऊपर और बगैर किसी फिल्म फेस्टिवल के लिए। मैं अपने बीवी के साथ दिखाना चाहता था फ्रेंच रिवियरा। बहुत कॉस्टली जगह है वो, ठीक है। और फिल्मों में काम इसलिए करता हूं कि मेरा रोजगार आमद है वो। और फ्रेंकली स्पीकिंग, ना मैं फिल्म देखता हूँ, ना टीवी देखता हूँ, ना ओटीटी देखता हूँ, ना न्यूज़ चैनल देखता हूँ, ना न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। तो मैं आपके किसी भी काम का आदमी नहीं हूँ। बिल्कुल, ये आदमी बिल्कुल बकवास सा आदमी है, लेकिन फिर भी मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने कैमरा ऑन किया हुआ मेरे सामने, मुझसे कुछ सवाल दरियाफ्त करना चाहिए। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपसे बात करने का मौका मिला है। लेकिन इससे पहले कान अपने पैसे से आप गए थे? 2 बार गया हूँ। 2 बार गए आप, लेकिन इस बार लेकर जा रहे हैं फिल्म, तो एक अलग एक्साइटमेंट होगा। नहीं, एक्साइटमेंट इस उम्र के अंदर ज़्यादा होने के ऊपर हार्ट बीट ज़्यादा बढ़ती है और हार्ट अटैक के ज़्यादा चांसेस होने लगते हैं। एक्साइटमेंट वो तो लौंडे लौंडियों का जो जवान होते हैं ना, उनका एक्साइटमेंट होता है। आप समभाव धैर्य भाव के साथ आप जाइए। कान जाएंगे कि ऑस्कर जाएंगे कि कहीं पर भी जाए, आराम से जाइए। आप, आपकी सेहत के लिए अच्छा रहता है। थोड़ा हिंदू लोग बोलते हैं ना, आप सनातन पत्रिका से ओम शांति शांति, इसलिए कूल, टेक इट कूली, नॉट ए प्रॉब्लम। एक बात है कि जैसे आपने कहा कि अब एक एज के बाद ना इन चीजों का वो मोह या एक्साइटमेंट नहीं रह जाता है। एक्साइटमेंट नहीं रहता। अभी मोह तो टूटा नहीं है। जिस दिन टूट जाएगा मैं बता दूंगा कि मोह टूट गया। तो अगर अवार्ड्स की बात करें तो क्या एक एज के बाद काम करते करते अवार्ड्स का भी वो जो नहीं, एज से उसका कोई रिलेशन नहीं है। उसका संबंध मोह से मुक्त होने का संबंध पूरी तरह से आपके मनस और आपके चित्त से संबंध रखता है। आपने देखा होगा 80 साल की उम्र में भी लोगों का जो मोह है अपने धन से, अपने नाम से, अपनी शोहरत, अपनी प्रसिद्धि से, आज तक भूल नहीं पा रहे। आज भी वो तो होता है। उसका संबंध मोह उम्र से नहीं है, आपके मनस, आपके चित्त, आपकी साइकी से है। तो मेरा सवाल था कि कान के लिए जैसे आपके अंदर जो एक्साइटमेंट है वो कम गया, क्या अवार्ड्स के लिए भी? नहीं, कुछ नहीं, कोई का अवार्ड, मुझे कोई अवार्ड नहीं चाहिए। मुझे कोई अवार्ड नहीं चाहिए, मुझे कोई पद्मश्री नहीं चाहिए, मुझे कोई राष्ट्रीय सम्मान नहीं चाहिए, मुझे अंतर्राष्ट्रीय सम्मान नहीं चाहिए। मिल जाएंगे तो मना नहीं करूंगा और नहीं मिलेंगे तो रोऊंगा नहीं। सीधी सिंपल सी बात है। अच्छा सर, आपने कहा कि एक एज के बाद ये आकर्षण खत्म हो जाता है, लेकिन जब आप कभी ऐसा समय था जब आपको लगता था ये फिल्म में मैंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन और तब वो था कि मैं 1-2 फिल्में छोड़ दिया जाए तो तकरीबन सारी फिल्मों में ठीक ही काम करता हूँ। ये बंदा ठीक है। मैं हो सकता है कि दिखने सुनने में ठीक नहीं हूँ, लेकिन काम करने में ठीक हूँ। इसीलिए से 42 साल से चल रहे हैं और पूरी गरिमा के साथ, पूरे ग्रेस के साथ, खुददारी के साथ, बगैर किसी के सामने भीख मांगे हुए अभी भी चल रहे हैं। तो प्रोड्यूसर और फिल्म इंडस्ट्री कुछ तो देखती होगी ना। तब खींच हुआ करती थी जब
एक वो था कि यार अवार्ड मिलना चाहिए, हमको वहाँ जाना चाहिए, और नहीं? नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, कान की तैयारी जब शुरू हो गई तो सबसे पहले तो सेंसर ने फिल्म के नाम को वो किया। एक तो सेंसर बोर्ड की काम करने के कामकाज के जो तरीके हैं उनको आप देखते कैसे हैं, और खासतौर से जब आपकी फिल्म में कैंची चलती है नाम को लेकर, चीज़ों को लेकर? नहीं, मैं एक पर्टिकुलर मेरी फिल्म के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन आपके देश के पूरे जो कानून का ढांचा है, पूरा जो सेटअप है, वो सेटअप इतना कॉन्ट्रडिक्टरी, इतना कंट्रोवर्शियल है कि जब ये सब कुछ बनाया जा रहा था, इसका निर्माण हो रहा था, तो शायद बनाने वालों ने अपनी तरफ से अच्छी कोशिश की, लेकिन शायद अपने देश के लोगों का मनस और चित्त समझने में गलती कर दी। हम भारतीय लोग आदत हमें है डंडे की। हमारे ऊपर थोप दिया गया प्रजातंत्र शासन चलाने की एक बहुत अग्रिम प्रणाली है, अग्रिम व्यवस्था है। प्रजातंत्र तब ठीक लगता है जब प्रजा को मालूम हो कि प्रजातंत्र क्या होता है। जहां प्रजातंत्र में आपके 20,000 रुपए 2,000 रुपए में वोट बिक जाता है, वो प्रजातंत्र नहीं होता है। तो आपकी कंट्री का प्रजातंत्र जो है अभी इन्फेंसी में है, काय में, शैशव अवस्था में है। तो बहुत सारी भूलें हैं, और वो अब डीएनए में, आपके डीएनए के अंदर जो है वो इतना भ्रष्टाचार, झूठ, बेईमानी, अनुशासनहीनता आ चुकी है। अब वो डीएनए में आ चुकी है, अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं उसका। और सिर्फ अगर इस फिल्म के नाम चेंज या बाकी क्या क्या चेंजेस हुए फिर इसमें, सेंसर ने क्या क्या चेंज किया? मैंने आपसे निवेदन किया ना, मैंने फिल्म देखता हूं ना अपनी ना पराई, तो चेंजेस जो हुए आपको डायरेक्टर साहब से पता पड़ेंगे, सूफी भाई से पता पड़ेंगे, या जो डायरेक्शन में जो लोग हैं उनसे पता पड़ेंगे, प्रोड्यूसर से पता पड़ेंगे। तो मुझे मालूम, मेरा काम है काम करना। मेरा प्रोड्यूसर जब तक मुझे पैसे दे रहा है मैं काम करता रहूंगा, बस बात खत्म। सर, इसके अलावा आने वाले दिनों में और कौन कौन सी फिल्में हैं जिसके दर्शक उत्साहित रहते हैं आप? हाँ? सर, मैं फिल्में ही करता हूँ सर। मेरा घर, मेरे परिवार में 4 बच्चे हैं, तो मेरा जो है ना छोटे 4 बच्चे मेरे, उनका मेरा घर उसी से चलता है सर। और तो मेरा कोई साइड में तो कोई बिजनेस है नहीं। तो साल की शुरुआत हो गई है, लेकिन लिस्टिकल आया होगा कि आपकी 3 फिल्में या 4 फिल्में इस साल अब रिलीज होंगी? आई थिंक 4 हो जाएंगी। क्या बात है, क्या बात है। कौन कौन सी हैं सर, बताएंगे? एक ये है अपना हमारे 12, मतलब हमारे 12। उसके बाद एक फिल्म आ रही है लव की अरेंज मैरिज, वो है। एक फिल्म की तैयारी हो गई है। फिर उसके बाद हवाई फायर एक फिल्म है, तो 3-4 तो फिल्में हैं ही जो तैयार हो चुकी हैं। एक फिल्म मेरा बेटा प्रोड्यूस कर रहा है जिसमें, हाँ जी, ऐसा है। तो सिर्फ प्रोड्यूस कर रहे हैं आपके बेटे की, उसमें और भी? नहीं, वो फिल्म प्रोड्यूस ही कर रहा है। डायरेक्टर कोई और है, राइटर कुछ और है जी। ओके। आपका डायरेक्शन में कुछ बीच में मैं सुन रहा था कि आप फिल्म बनाने वाले हैं, डायरेक्ट करने वाले हैं, उसका? जी सर, वो टाइम ही नहीं दे रहे मेरे को। लोग चले जाते हैं, काम करवा लेते हैं मुझसे। मेरा मतलब अब ये है कि क्रिएटिविटी और इनोवेटिव अगर होना है तो डायरेक्शन करना पड़ेगा। तो मुझे असल में विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, मुझे पहला राष्ट्रीय पुरस्कार डायरेक्शन के लिए मिला था, एक्टिंग के लिए नहीं मिला था। लेकिन अब वो बहुत टाइम हो गया, अभी क्या करें। मन वही है। असल में क्रिएटिव फ्रीडम जो एक डायरेक्टर को मिलती है, कंपैरेटिवली वो एक एक्टर को नहीं मिल पाती है। तो एक जो मुजस्सम जो है, एक समग्रता के साथ अगर क्रिएटिविटी या सृजन की क्षमता है, वो एक निर्देशक के पास होती है जब वो अपनी फिल्म बनाता है। तो मैं पूछ रहा हूँ कि बनाएंगे कोई फिल्म आने वाले दिन? अरे बिल्कुल बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। समय साथ देगा तो जरूर बनाऊंगा। हाँ, बिल्कुल। अगर पिछली बार आपने मेरी बातचीत हुई थी तो आपने शायद, आपका रेडी है स्क्रिप्ट और चीजें, बहुत कुछ रेडी हो? अरे सर, मैं बहुत बिजी आदमी, आप समझे, मैं मजदूर आदमी हूँ। मुझे बैठने ही नहीं देते यार, कोई लोग चैन से नहीं बैठने देते। ये तो आपने मुझे पकड़ के बिठा लिया है, और यहाँ पे मेरे प्रोड्यूसर्स ने बिठा लिया कि आपको आना है। तो अब ये टाइम तो बच्चे के सोने का हो जाता है यार। आप समझे नहीं, 5:30 बजे उठना है, 8 साढ़े 8 बजे सो जाना है, और क्या यही है। और एक अंतिम सवाल जी, इस समय देश में जो चुनावी माहौल है उसको लेकर, यदि आप कंफर्टेबल हो तो जवाब दीजिएगा, किस तरीके से देख रहे हैं आप? बहुत जागरूक, जिम्मेदार एक्टर होने के साथ साथ नागरिक भी हैं देश के, तो अगर आपके कोई थॉट हो रिलेटेड टू? नंबर 1, मेरा, जैसे मैंने आपसे कहा, राजनीति से और धर्म से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और इन दोनों से मैं उतना ही दूर हूँ
जितना हिंदुस्तान ईमानदारी से दूर है। सियासी बहस मैंने की ही नहीं। सियासी समझते हैं मतलब सियासत। सियासी बहस मैंने की ही नहीं, इतनी अकल मुझ में थी ही नहीं। समझे आप? अब पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं। जो लोकसभा चुनाव को लेकर जो चल रहा हाँ, आपकी कंट्री में लोकसभा चुनाव है। हाँ। आपकी कंट्री, तो उसको लेकर आपका कोई मत, मतलब आप कुछ कहेंगे? मतलब नहीं, मैंने सबसे पहली बात अपने जीवन में कभी भी वोट नहीं डाला है। मैं 69 इयर्स के अंदर रन कर रहा हूँ, कभी वोट नहीं डाला है। और जब मैं अवेयर हुआ तो एक बहुत सारी कानून की 2-4 चीजें, इलेक्शन कोड 2-3 संहिताएं मेरे नजर में आई, जिसका मैंने कभी कभार जिक्र भी किया, बहुत पहले किया होगा। 49O का 49O जब तक पूरी समग्रता के साथ नहीं आएगा, आज नोटा की जो बात करते हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक ऑप्शन है, उसके अंदर अपनी कोई शक्ति नहीं है। लेकिन 49O को अगर हम अच्छी उसकी समीक्षा करें और उसका अच्छा अध्ययन करेंगे तो 49O में वो क्षमता और वो शक्ति आ जाती है। इस वजह से मैं कभी डाला नहीं है। और मैंने जैसे आपसे निवेदन किया था कि प्रजातंत्र शासन चलाने की, गवर्नमेंट चलाने की एक बहुत अग्रिम व्यवस्था है। वो व्यवस्था अभी भी हमारी शैशव काल के अंदर है। ये तो समझ में आ गया। अभी पूछिए, आपको क्या पूछना है? एक सवाल, मैं टीवी नहीं देखता हूं लेकिन फिर भी बता सकता हूं, बोलिए आप। एक सवाल राम मंदिर को लेकर था। क्या बोलिए? अयोध्या में जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, इसके बाद देश में एक अलग माहौल हो गया जी। मतलब मुझे टीवी नहीं देखना, लेकिन फिर भी अलग माहौल हो गया। ये बालकनी पे खड़ा हुआ, मुझे पता लगा। आपने भी देखा होगा एक अलग तरह नहीं, मैंने देखा नहीं, और मैं देखने में इंटरेस्ट। बदलाव, सनातन को लेकर जागृति आई। अच्छी बात है, अच्छी बात है। इसलिए कि तथाकथित जो हिंदू था वो 1500 साल से जिसका दमन किया गया, जिसे यंत्रणा दी गई, और उस यंत्रणा के पीछे शायद उसकी कायरता भी शामिल है। आप ध्यान रखिएगा। हाँ, क्योंकि उसको मरना नहीं आता, वो शांति शांति शांति। जो लोग शांति की, इफ यू वांट टू टॉक अबाउट पीस यू शुड बी केपेबल ऑफ अटर वायलेंस। समझे मेरी बात? शांति उनके मुंह से ही अच्छी लगती है जो समग्रता के साथ हिंसा कर सकते हैं। मतलब अमेरिका, समझ रहे? ये भारतीयों को समझाओगे। अमेरिका अगर शांति की बात करे तो अच्छा लगता है? मेरे जैसा मरियल आदमी अगर शांति शांति की बात करे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि शांति मेरा कायरपन है। अगर आप देखेंगे हिंदुओं का एक जो ग्रंथ है, अगर गीता, श्रीमद् भागवत गीता से अगर हिंदुओं ने सीखा होता तो इस देश का इतिहास कुछ और होता। वहां कुरुक्षेत्र के मैदान में जो कृष्ण बोल रहा है वो एक खास मोमेंट के ऊपर, खास व्यक्ति से, खास सिचुएशन में खास बात कही गई थी। लेकिन उसमें से कुछ अगर हम सार निकालें, उसका मंथन करें, तो वो मंथन के बाद जो चेतना आती है वो पूरे यूनिवर्स के लिए पूरी यूनिवर्सल हो जाती है। अगर उसका पालन किया होता तो भारतवर्ष का इतिहास कुछ और होता। तो मेरे ख्याल बहुत अच्छी बात आपने कही। ये जो नहीं, अच्छी बात नहीं है ये, ऐसी बात है। हाँ, ये जो मुझे ऐसा लग रहा है कि, या बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि खास तौर से इस प्राण प्रतिष्ठा के बाद सनातन संस्कृति में चेतना आई है। आपको लग रहा है सचमुच आई है कि ये कोई बबल है? मुझे मालूम नहीं कि चेतना आई है या नहीं आई है, चेतना आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, लेकिन ये पोलराइजेशन बहुत जरूरी था। भारतवर्ष में ये ध्रुवीकरण बहुत जरूरी था कि कोई पत्ता तो हिले, हवा तो चले, कौन अपना है कुछ पता तो चले। अभी बहुत अच्छा हो गया भाई, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, हाँ भाई चल, अच्छा बात कर। सो ये होना जरूरी हो गया था, वरना जिस नाव में तुम बहे चले जा रहे थे उसका कोई पता ठिकाना था ही नहीं। और जिस देश ने हंस के आक्रमण सहे, शकों के आक्रमण सहे, पोर्चुगीज के आचरण सहे, डचेस के और फ्रेंच लोगों के, मुगल के, ब्रिटिशर्स के, उसके अंदर किसी भी रूप में एकता का संचार होना अति आवश्यक था। अगर ये इस बहाने सही, यही बात मैं तो प्रार्थना करता हूं कि किसी भी बहाने हो, लेकिन आपके देश में एकता आए। तो आपको लग रहा है आ रही है एकता? मुझे मालूम नहीं ये एकता कितनी सक्षम होगी, या वही फ्रिवलसनेस की तरफ दौड़ जाएगी। अगर फ्रिवलसनेस की तरफ नहीं दौड़ेगी तो बहुत अच्छा होगा।
हालांकि आपने बता दिया है कि आप नास्तिक हैं, लेकिन क्या कभी आपका मन ऐसा करता है कि आप भी रामलला के दर्शन करने जी जाएं? नहीं, जी नहीं। मैं बरसों पहले जब धार्मिक था और धर्म की सारी जो शास्त्र हैं उनका अध्ययन करने के पश्चात मैंने योग वशिष्ठ भी पढ़ा है, मैंने बृहदारण्यक उपनिषद भी पढ़े हैं, मैंने रामचरितमानस भी पढ़ी है, वाल्मीकि की रामायण भी पढ़ी है, महाभारत भी पढ़ी है, उपनिषद पढ़े हैं, पुराण पढ़े हैं, आप सुने। उसके बाद कुरान मैंने 14 बार पढ़ा है, इंजील यानी बाइबल भी 14 बार पढ़ी है, तोरा पढ़ा है, धम्मपद पढ़ा है, ज़बूर पढ़ा है, आप समझे मेरी बात। और इन सारी चीजों को, इन सारे दर्शन को जानने के बाद मैं मुक्त हो गया हूं। लेकिन मेरा नास्तिक होना यह नहीं कि मैं आपको या आपकी आस्था को या आपके धर्म को गाली दूं या तिरस्कार करूं या निंदा करूं। जब मुझे सत्य के दर्शन हो चुके हैं तो मैं आपको गाली क्यों दूं? हमको मालूम है जन्नत ही हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, आप समझे ना। जब पता है तो मैं आपको क्यों क्रिटिसाइज करूं? मुझे जब पता है तो ये जो ध्रुवीकरण है ये होना चाहिए था। अभी लगेगा कि हिल रहे हैं, अभी आपको लोग, विरोधी लोग कहेंगे कि अरे ये क्या हो रहा है, हमारे देश के अंदर ये फूट डाली जा रही है। इस वाक्य को कृपया बोलने वाले तथाकथित सेक्युलर लोगों की बैंड बजी हुई है, जो सो कॉल्ड सूडो सेक्युलर है ना, उनकी बैंड बजाई हुई है। क्योंकि सूडो सेक्युलर जो है ना, वो सूडो सेक्युलर नहीं था, असल में देश के प्रति गद्दार था वो, आप समझे ना। और जो देश के प्रति गद्दार है उसकी सिर्फ एक ही सजा है, होनी चाहिए, सजाए मौत। ये मेरा डायलॉग भी है। एक अंतिम सवाल जी। कि आपने पुराणों को बहुत अच्छे से पढ़ा और सभी पढ़ा, उससे अच्छी बात है कि आपने सभी धर्मों के पुराणों को पढ़ा। सनातन क्या है, अगर आप अपने शब्दों में समझा दें, क्योंकि आप हवाई जहाज में बैठकर मैं कहूंगा कि आपने देखा है और समझा है, तो मुझे आप समझाइए सनातन क्या है। अगर नटशेल में बताऊं तो बृहदारण्यक का एक श्लोक है, और बगैर किसी टर्म्स एंड कंडीशन के आप मुझे मानिए तो ऐसा होगा, आप मुझे मानिए तो ऐसा होगा, बगैर किसी टर्म्स एंड कंडीशन के अगर किसी ने ये कहा है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्, तो ये अगर विश्व में कहीं शांति का कोई संदेश कभी गया तो वो भारतवर्ष के आधारभूत दर्शन से ही जाएगा। क्योंकि इस धरती के ऊपर गौतम जैसी चेतना पैदा हुई है, इसी धरती के ऊपर महावीर जैसी चेतना पैदा हुई है, इसी धरती पर कुरुक्षेत्र के मैदान में जो कृष्ण ने कहा वो एक आम बात नहीं थी, आप समझे। यहीं कबीर भी पैदा हुए हैं, यहीं नानक भी पैदा हुए हैं, यहीं रैदास भी पैदा हुए हैं। ये तो धरती बड़ी अनमोल है अगर समझ सको तो, और बाकी सब बकवास करते रहो तो फिर कुछ भी नहीं है। इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, जहां ये दर्शन की बात आती है, ये शाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाशन्ति, इसमें तो दुनिया की बाकी सभ्यताएं जब लंगोटी पहनना सीख रही थी तो इस देश के कुछ लोगों ने ऐसा कह दिया था। तो भैया इसको समझना, ये जो भेटे वेटे गाते हो ना वो नहीं है, उसको सही, तुम्हारी भाषा संस्कृत है उसको सही साधो, उस संस्कृत के अंदर अगर मंत्रोच्चार कर सकते हो तो करो, इधर उधर उसको मॉडिफाई करने की कोशिश मत करना। मॉडिफाई करोगे तो तुम्हारे अंदर एक लिबरल एटीट्यूड है, लिबरल एटीट्यूड आते ही तुम्हारे अंदर एकता चली जाएगी, एकता जाते ही अनुशासनहीनता आ जाएगी और तुम मरोगे। अगर तुम अनुशासन में जाओगे, नहीं, मुझे ये श्लोक सही उच्चारण के साथ बोलना है। क्या है आपका महामृत्युंजय मंत्र, क्या है ना, उसको वैसे ही बोलना है, उसको मॉडिफाई करने की कोशिश मत करना, ठीक है। अगर ऐसा 50 लोगों ने कहा मॉडिफाई नहीं करेंगे, वो किसी भी जाति का हो सकता है, ये तो जाति का भेदभाव दूर करो तुम, कोई कुछ नहीं है, समझे आप।
वो अगर दूर कर दिया तो एकता का संचार होगा, अनुशासन आएगा, अनुशासन आपके लाइफ के अंदर एकता ला देगी, और एकता जैसे ही आई तो दुनिया का कोई राष्ट्र तुम पर राज नहीं कर सकता। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू। थैंक यू। सुना दीजिएगा आप अपने